तो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कल दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी बेटा। एक तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी एलॉय फॉर्मेशन की, और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने कल पढ़ी थी बेटा वो थी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी दोनों। अभी मैं आपको एक बार सिंपल वाली प्रॉपर्टीज ही करवा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉपर्टी भी सिंपल है बेटा, लेकिन इसके बाद जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास और जो कलर की प्रॉपर्टी आएगी ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन पे आप ध्यान देना, उन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ठीक है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे पास ना थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। तो बेटा देखो, आपको ना मैंने कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाने हैं अगले चैप्टर में बेटा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चे बोलते हैं कि सर कोऑर्डिनेशन बोले या कॉम्प्लेक्स बोले, एक ही बात क्लियर कर लो। आप बोल रहे हो कॉम्प्लेक्सेस, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअल में बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही पहले कॉम्प्लेक्स बोलते थे, क्योंकि इनके ना बॉन्ड बनाने का तरीका जो था वो थोड़ा सा अनयूजुअल था बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, लेकिन अगर आप देखोगे जिंक क्या करता था बेटा, जिंक ना अपने साथ 4 अमोनिया ऐड कर लेता था। वैलेंसी 2 है, फिर भी 4 अमोनिया ऐड कर लिए और उसके बावजूद भी चार्ज एज इट इज बना हुआ है। मतलब जिंक की वैलेंसी 2 थी, जितनी वैलेंसी जिंक की थी जिंक ने उससे ज्यादा मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच कर लिए। तो जिंक की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। देखो, कंपाउंड बनाने के बाद भी जिंक का चार्ज एज इट इज प्रेजेंट है बेटा, इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का हमारे पास मतलब चार्ज जो है वो बैलेंस नहीं हुआ या चार्ज जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो कंपाउंड हमें समझ में ही नहीं आ रहा बेटा। वैलेंसी थी, वैलेंसी हमने पूरी कर दी, वैलेंसी से ज्यादा ही मॉलिक्यूल लगा दिए, उसके बाद भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो ये कंपाउंड ना हमें समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने इन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स बोलना शुरू किया। लेकिन आगे जाके बेटा हमें पता चल गया कि ये कंपाउंड बनने का जो राज है वो कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कंपाउंड बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। अब क्योंकि ये कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बने, इसलिए हम इन कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि जब तक हमें इनके बारे में पता नहीं था हम इन्हें बोल रहे थे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब टिपिकल, समझ में ही नहीं आ रहे। लेकिन धीरे धीरे स्टडी एडवांस हुई बेटा, साइंटिस्ट ने हमारी हेल्प की, तो हमें पता चला कि जो हमारे पास हमारे कंपाउंड हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बेटा बनाएंगे, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा केस है बेटा। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। आपको अगर ध्यान हो बेटा, डी ब्लॉक में प्रेजेंट है मेटल्स, जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। अब देखो, मेटल्स तो हमारे पास एस ब्लॉक में भी हैं बेटा। एस ब्लॉक में बहुत सारी मेटल हैं, जैसे लिथियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरियम है। पी ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारी मेटल्स हैं बेटा, जैसे टिन हो गया, लेड हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। ये बहुत सारी मेटल्स हैं बेटा। एफ ब्लॉक के अंदर भी मेटल्स हैं बहुत सारी। एफ ब्लॉक में आपको आगे पढ़ाऊंगा, जैसे लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, डाइसोप्रियम हो गया बेटा, प्रेसोडाइनियम हो गया। मेटल्स तो ना सभी ब्लॉक्स में प्रेजेंट है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाने की बारी आएगी, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक की मेटल्स। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि एक तरह से डी ब्लॉक की मेटल्स को ना वरदान मिला हुआ है। डी ब्लॉक की मेटल्स की ये स्पेशलिटी है कि सिर्फ वही कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं, वही हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी। और जब हमारे मेटल्स के साथ नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तब हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स। तो नेगेटिव चार्ज वालों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल का ही खेल है बेटा, और किसी का कोई खेल नहीं है। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि डी ब्लॉक वाली जो मेटल्स है ना, उनको ये स्पेशल वरदान मिला हुआ है बेटा। अब ऐसा क्या खास है, मतलब मेटल्स तो बाकी ब्लॉक के अंदर भी हैं, एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में भी हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन ये किया है
कि एस डी ब्लॉक की मेटल्स में ऐसा क्या खास है जो बाकियों के पास नहीं है बेटा। तो ना, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें तीन कंडीशंस की जरूरत होती है बेटा। ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं और सफिशिएंट हैं। कहने का मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशंस हमारे लिए जरूरी हैं बेटा। और ये तीनों की तीनों कंडीशंस काफी हैं। इनमें से अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वो काम नहीं करेगा। तो क्या कंडीशन है देखो, मेटल आयन का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए बेटा। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में मेटल्स जो होती हैं ना वो बड़े साइज की होती हैं। तो इसका मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की मेटल्स पहली कंडीशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती बेटा। डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो छोटे साइज की होती हैं। ऐसा क्यों, वो मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा बेटा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में। तो पहली कंडीशन जो है वो एस ब्लॉक पी ब्लॉक की मेटल्स फेल कर देती हैं बेटा। मेटल का साइज छोटा होना चाहिए। डी ब्लॉक की मेटल्स का साइज छोटा होता है। दूसरा पॉइंट है बेटा हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो मेटल्स के पास ज्यादा होगी बेटा, डी ब्लॉक की मेटल्स के पास। अब ये भी आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बिकॉज मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना बेटा। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, इनमें जो मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो होती नहीं है, मतलब इन सबका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। बट डी ब्लॉक की मेटल्स जो हैं उनका साइज छोटा है बेटा। छोटा साइज होने की वजह से अगर कोई आप इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड करोगे तो उस एडिड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिलेगी ड्यू टू द स्मॉलर साइज। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिलने का मतलब है कि हमारी मेटल्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। आउटर शेल तक ज्यादा अट्रैक्शन पहुंच रही है जिससे इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी हो जाएगा। जो भी हमारे नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल आएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, उनके इलेक्ट्रॉन को ना मेटल बड़ी इजीली ऐड कर लेगा। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। खाली डी ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है बेटा। यानी कि आपने जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए आपने नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो हैं उनको, उनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन तभी ऐड हो पाएंगे जब हमारे पास डी ऑर्बिटल खाली होंगे बेटा। जैसे मान लो हमारे पास डी ब्लॉक की मेटल है, डी ब्लॉक की मेटल में एस ऑर्बिटल भी होगा, पी ऑर्बिटल भी होगा, डी ऑर्बिटल भी होगा। लेकिन वो जो डी ऑर्बिटल है ना बेटा वो खाली होने चाहिए, ताकि कल को अगर हमारा कोई नेगेटिव मॉलिक्यूल आए वो यहाँ पे आके बॉन्ड बना सके बेटा। बॉन्ड बनाने के लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए होंगे। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अब ऑब्वियस सी बात है एस ब्लॉक वालों के पास एस ऑर्बिटल खाली होगा, अगर हुआ तो पी ब्लॉक वालों के पास पी ऑर्बिटल खाली होगा। इन दोनों के पास ही डी ऑर्बिटल नहीं है। और हमें कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डी ऑर्बिटल ही चाहिए खाली। इसलिए मैंने बोला बाकी ब्लॉक्स की मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकती। कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, डी ब्लॉक की मेटल बनाएगी। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो हमारे पास हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो ही कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। उनको एक स्पेशल वरदान है बेटा। अब ये उनको स्पेशल वरदान क्यों मिला, उसके तीन रीजन है। पहला रीजन है स्मॉल साइज, दूसरा रीजन है हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा रीजन है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। जो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा वही कॉम्प्लेक्स बना सकता है, बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा बेटा। तो ये हमारे पास हमारा केस है। प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज थम्स अप कर दो बेटा। ठीक है कृतिका, अर्शनूर। ठीक है बेटा, ओके। नरेंद्र पाल ठीक है बेटा। तो ये थी हमारे पास हमारी पहली प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो बेसिकली अगर इस पे क्वेश्चन आए ना बेटा, क्वेश्चन यही आता होता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों बनाती हैं कॉम्प्लेक्स, बाकी क्यों नहीं बनाते। तो उसका रीजन यही आएगा, ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाती हैं बिकॉज वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। पहली कंडीशन स्मॉल साइज, दूसरी कंडीशन हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरी जो कंडीशन है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स।
बेटा अकेले डी ऑर्बिटल होने से कुछ नहीं होना, डी ऑर्बिटल खाली भी होना चाहिए। जैसे जिंक देख लो, जिंक, जिंक के अंदर डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इसलिए जिंक कॉम्प्लेक्स बनाने से कतराता है बेटा, जिंक कॉम्प्लेक्स अलग तरीके से बनाता है। तो डी ऑर्बिटल जो है वो खाली होने चाहिए, ये जरूरी है, चाहे एक ही खाली हो बट खाली होना चाहिए बेटा। ठीक है। तो ये था हमारे पास हमारा केस। अब आ जाते हैं हम अगले केस पे बेटा। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। अभी तक जो मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज करवाई थी वो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, और वो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज पेपर में डायरेक्ट आ जाती हैं बेटा। जैसे पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा कि वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज, तो आप बता सकते हो ट्रांजिशन मेटल एलॉय इसलिए बनाते हैं बिकॉज दे हैव सिमिलर साइज, उनके साइजेस में 15% से कम का डिफरेंस है, इसलिए वो एलॉय बना सकते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि बेटा उनकी जो पैकिंग होती है, पैकिंग के अंदर वैकेंट स्पेस होता है जहां पे छोटे साइज के आइटम जाके फिट हो जाते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अगर आए तो। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चंस, यानी कि प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है, इन पे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इन पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। तो आप ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन तभी कर पाओगे अगर आप इसे अच्छे से समझोगे बेटा। तो इन दो प्रॉपर्टीज पे अब आपने एक बार ध्यान देना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारी बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमने ये बताना है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं और ट्रांजिशन मेटल्स के जो आयंस है बेटा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं करते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आयंस की प्रॉपर्टी है बेटा, आयंस का मतलब आपको एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही पता होगी तो ही आयंस बना पाओगे, इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का काम आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे लगभग सभी प्रॉपर्टीज में यूज हो रहा है बेटा, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से करना है। 4D 5D सीरीज का भी करो, नहीं हो रहा तो कम से कम 3D का तो जरूर करो बेटा, 3D तो कंपलसरी है, वो करना ही करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म बेटा, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म हमारा सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है, डायामैग्नेटिक हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, फेरी मैग्नेटिक हो सकता है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक हो सकता है बेटा। तो जब भी आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना, मेनली ये 5 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन जो ये तीन प्रॉपर्टीज है ना बेटा, सबसे पहले एंटी फेरोमैग्नेटिक, फिर फेरी मैग्नेटिक, और फिर फेरोमैग्नेटिक, ये प्रॉपर्टीज जनरली शो करते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस। कोई भी मेटल जब प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगी, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगी, तब आपको ये तीन प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, एंटी फेरो, फेरी और फेरो। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल और उनके आयंस की। आयंस का मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में होंगे बेटा। कंबाइंड फॉर्म में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग नहीं आती, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक आएगी बेटा। तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनेगी या तो पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक बेटा। पैरामैग्नेटिक भी बनेगी और डायामैग्नेटिक भी बनेगी। तो इसका आपने ध्यान रखना है बेटा। आपको मैं इन दो के बारे में ही बता रहा हूं, दोनों की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है देखो। ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दो substances which are weakly attracted by the external magnetic field। वीकली अट्रैक्टेड मैंने इसलिए बोला बेटा क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आयंस की बात हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म नहीं है। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी वीक होगी बट स्टिल होगी बेटा। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। सिर्फ और सिर्फ वही सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे बेटा जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जो हमारे पास हमारा डी ऑर्बिटल होगा, उस डी ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सिंगल है बेटा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे।
पेयर वाले इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता बेटा मैग्नेटिज्म में। तो ये हमारे पास हमारा केस है। मैं ना आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं कि पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है। जैसे मान लो बेटा, ये मेरे पास मेरा एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि पैरामैग्नेटिक है। इसे ना मैंने मैग्नेट के बीच में रख दिया। ये आ गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये आ गया मैग्नेट का साउथ पोल। अब आप देखोगे एक्चुअल में क्या होता है, जो भी हमारे सब्सटेंस मैग्नेटिक होते हैं उनमें से बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। एक सेकंड वेट करना। तो बेटा मैं ना आपको ये टॉपिक एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ अर्जेंट फोन आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा बेटा। मैं आपको ना ये डेफिनेशन कंप्लीट करवा के एक बार क्लास जो है वो लीव कर दूंगा बेटा, ठीक है। चलो। तो देखो, जैसा मैं अभी बता रहा था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये हुआ, हमने ना सब्सटेंस को नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रख देना है बेटा। अब ऐसा हो गया कि जो लाइंस हमारी सब्सटेंस में से पास करनी चाहिए वो तो सब्सटेंस में से पास कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने लिखा ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। तो जो लाइन बाहर से जानी चाहिए थी ना बेटा, उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा ये अपने अंदर से। कहने का मतलब ये हो गया, जितनी लाइंस एक्चुअल में इसमें से पास करनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा लाइंस इसमें से पास होंगी। ऐसे सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कोई ऐसा सब्सटेंस रख दूं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है बेटा। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, रिपेल करने का मतलब ये हुआ, जो लाइन बाहर से जा रही है वो तो बाहर से ही जा रही थी, जिसको अंदर से जाना चाहिए था ना वो भी रिपेल हो गई है बेटा, बाहर से जा रही है अब। यानी कि अंदर से ना के बराबर कोई एक आधी लाइन गलती से पास हो गई तो हो गई, अदरवाइज ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा बेटा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करते हैं, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा। और जो हमारे पास हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बेटा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इसलिए शो नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं बेटा। यानी कि आपको ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बेस तो समझ में आ गया। आपने ना ये चेक करना होगा कौन सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, कौन सा सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ये करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं बेटा। अगर किसी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, एटॉमिक स्टेट में भी आयनिक स्टेट में भी, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा बेटा। आपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं बेटा डी सब शेल के अंदर। मतलब बाकी ऑर्बिटल मत देखने बैठ जाना, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ही चेक करने हैं। अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है बेटा तो वो मैग्नेटिक कम सॉरी, अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा बेटा। ये हमारे पास हमारी कंडीशन है। प्रॉपर्टी बेटा ये इनकम्प्लीट है, अभी मैं कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ प्रॉपर्टीज, आज एक बार हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी की जो चीज है ना बेटा वो आपको मैं कल कंटिन्यू करवाऊंगा, इसी प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा फटाफट। ठीक है अर्शनूर बेटा। तो मैं ना क्लास अभी लीव कर रहा हूँ बेटा, आप इसको पढ़ लेना, और इससे रिगार्डिंग जो भी डाउट वगैरह होंगे वो आप कल भी डिस्कस करेंगे, और कल मैं आपको एक चीज कंटिन्यू करवाऊंगा बेटा आगे, ठीक है।